जी, विवेक जी के पास आता हूं। वैसे अचल जी, शुक्रिया इंदौर का। 2,11,000 नोटा के मत पड़े हैं। इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता राजनीति में। कहते हैं ना, वो अनुपम खेर का एक डायलॉग था, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बाद में भी सुनाई देगी, दूर दूर तक सुनाई देगी, इस थप्पड़ की गूंज। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है क्योंकि जो अपमान हुआ है इसमें बीजेपी का इंदौर में, वो अपमान बहुत बड़ा है। और 2,11,000 लोगों ने इंदौर के, उन्होंने इस अपमान का जो किया, उन्होंने बीजेपी ने जवाब दिया है और वेहीमेंटली जवाब दिया है। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता था। विवेक देशपांडे जी, महाराष्ट्र की भी एक स्टोरी है। ऑलमोस्ट 30 सीटें, जो हमारा अनुमान था कि 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन ले जाएगा, पहले तो 24-24 की बात होती थी, लेकिन शायद बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़ी हार भाजपा की, जो सिंगल डिजिट में आ गया 9 सीट्स पर। कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी 9 सीट्स पे आ जाए, बीजेपी 9 सीट पे आ जाए। बीजेपी जैसी पार्टी 26% के वोट बैंक पे लुढ़क गई, कांग्रेस 17% पे आ गई, शिवसेना 17% पे आ गई और शिवसेना एकनाथ 12-12.5% पे लुढ़क गई। एनसीपी शरद पवार जहां 10.5% पे आए, वहीं अजीत पवार 3.5% पे लुढ़क गए। ये 30 सीटें और एक इंडिपेंडेंट, वो भी कांग्रेस के हैं, विशाल पाटिल सांगली से, तो कुल मिला के 17 सीटें लड़ने वाला कैंडिडेट 13 सीटें जीत के जाता है कांग्रेस। इससे बड़ा रिवाइवल क्या हो सकता है सर हिंदुस्तान में कांग्रेस का? और जो 8 सीटें शरद पवार की आई हैं, वो भी तो कांग्रेस की वोट है देखा जाए तो। 21 और सांगली सीट मिला के 22। सर 22 सीटों का ऑलमोस्ट एक तरह से बड़ा चंक महाराष्ट्र के 48 में से कांग्रेस की पुनर्वापसी और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा उसको जो डेंट दिया है, सिर्फ 9 सीट पर सिमट गई सर भारतीय जनता पार्टी। एकनाथ शिंदे 7 सीट, 7 सीट भी लक्की 6 ही होनी थी, वो रविंद्र वायकर मुंबई से 48 सीट से जीत गए, जबकि पहले अमोल कीर्तिकर को 1 वोट से जितवाया दिखाया गया था, डिक्लेयर कर दिया था, गिनती करवा के उसको 48 वोट से जिताया गया। लेकिन अब मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच गया। मैं आपको पहले बता दूं, इसकी फिर से गिनती होगी, तो ये अभी भी प्रोविजनल ही इसको रखना पड़ेगा। लेकिन विदर्भा के अंदर बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की। शायद 10 में से सुबह आपने बताया था 7 या 8 सीटें इनको आई हैं। गडकरी जैसे तैसे जीत पाए हैं और बड़ा डेंट मारा है। मुझे लगता है कि जो अक्टूबर के असेंबली चुनाव आ रहे हैं, अब शायद भगदड़ ऐसी बचेगी यहां पर कि जो अजीत पवार कैंप पे शरद पवार को छोड़ के गए थे, अब उन्हें एहसास हुआ होगा कि गोटियां तो बदल गई भैया, चेला चेला ही रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। अब वो पलट पलट के वापस शरद पवार के पास। सुना फीडबैक तो रात से आनी शुरू हो गई, मुझे कुछ मित्रों ने बता दिया, और इवन एकनाथ शिंदे को भी लोग छोड़ने को तैयार हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अक्टूबर से पहले ये सरकार गिर जाए तो सर, अक्टूबर से पहले ये सरकार गिर जाए और माइग्रेशन बड़े लेवल पे हो जाए। विवेक देशपांडे जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी दिनेश जी, बीजेपी बीजेपी और मतलब अभी तो एनडीए कहना पड़ेगा, बीजेपी इंडिपेंडेंटली तो जीती नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो हाल हुए हैं इस इलेक्शन में, उसमें अब एक चीज तो बंद होगी सर, एक चीज बंद हो जाएगी सर। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको सर। अब ये मोदी सरकार नहीं है सर। नहीं, वो मोदी सरकार तब तक थी जब वो मेजोरिटी में थे। अब मोदी सरकार नहीं है सर, अब की बार मोदी सरकार नहीं है। अब ये एनडीए सरकार है सर। ही कैन नॉट कॉल इट मोदी सरकार सर नाउ। अब वो अपने प्रोग्राम्स भी नहीं चला सकता कि ये मोदी सरकार, मोदी दे रहा है तुमको, एनडीए दे रहा है सर। मोदी मोदी करना बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन कल जिस तरह से मोदी जी वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में गए, वहां फिर से वो गधे जैसा मोदी मोदी का जो चैंट चालू हुआ। ये लोग सीखते नहीं है, पता नहीं इनको, इनकी अकल मारी गई है पूरी तरह से, मती मारी गई है भाई। जिसकी वजह से आप हारे हैं, आप वही बात फिर से वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के जो मोदी मोदी करने वाले लोग हैं, उनको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये करने से ही तो पूरा दांव जो है उल्टा पड़ गया है। ये कैसे समझ में नहीं आता? ठीक है, उनको अगर वही राजनीति करनी तो करे। वो राजनीति जो है ना, जो बहुत सारे कारण बीजेपी के हारने के हैं, उसमें एक मोदी का पर्सनैलिटी कट। अरे मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी अकेला ही काफी है। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया कि आरएसएस के लोगों ने ये इस बार जो अपने आप अपना हाथ खींच लिया था, वो इसी वजह से खींचा था कि मोदी अपने आप को इतना बड़ा बता रहे थे कि हमको किसी की जरूरत नहीं है,
और फिर नड्डा से बुलवा भी लिया कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भी इलेक्शन के बीच में इस तरह की बात कहना, तो इसलिए हाथ खींच लिया आरएसएस ने, क्योंकि मोदी अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे और आरएसएस ने उनको चैलेंज दिया कि भाई आप जीत सकते हैं ना अकेले, आप मोदी मोदी कर कर जीत सकते तो जीत लीजिए, हम बाजू हट जाते हैं। और नतीजा, एक कारण जो उनकी हार का जो एक कारण है ये भी है कि वो सिर्फ मोदी मोदी करने की वजह से बहुत सारे लोग उनसे जो दूर गए उसमें आरएसएस भी है। मतलब उनके सहयोगी पार्टियां तो दूर गई, उनके पार्टी के अंदर के लीडर्स भी उनसे दूर गए और आरएसएस भी चला गया। और जिस तरह की राजनीति का मॉडल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश में लाया है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। कभी इससे पहले इस तरह की ये राजनीति नहीं है। मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, मैं उसको राजनीति नहीं मानता। क्लासिकल पॉलिटिक्स के अपने नियम होते हैं, अपना एक तौर तरीका होता है, जिसमें सबसे सेक्रेड प्रिंसिपल ये है कि आपका जो अपोजिशन है वो आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन इनका जो इन्होंने इसी प्रिंसिपल पर इस देश में राजनीति की है। फिर से मैं कहूंगा उसको राजनीति, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म, मैं उसको राजनीति कहूंगा तो वो गलत होगा। जहां पर अपोजिशन को दुश्मन माना जाता है और उसको खत्म किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उसको खत्म किया जाता है। ये जो राजनीति है ये राजनीति नहीं, ये माफिया राज है। और वो माफिया राज जो महाराष्ट्र में इन्होंने चलाया उसका खामियाजा उनको महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उसमें देवेंद्र फडणवीस पार्टी बन गए, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मॉडल का एक कंट्रीब्यूट बन गए महाराष्ट्र में, जबकि बहुत सारे लोग इससे दूर रहे। नितिन गडकरी जैसा आदमी कभी भी उस मॉडल का पार्ट नहीं बना। तो ये जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया, और मैं कई बार इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इनको बहुत अकलमंद मानने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दादागिरी से ही अभी तक तरे है। ये जो तरे है दादागिरी से ही तरे है, ये कोई बहुत अकलमंदी का काम नहीं है। अगर आपने 10 लोगों को चाकू लगा के अपने तरफ कर लिया और अपना नंबर बना लिया तो ये कोई अकलमंदी से कमाया हुआ नंबर नहीं है, ये तो दादागिरी से कमाया हुआ नंबर है। तो जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया वो वही था, वही दादागिरी से लोगों के गले पर बंदूक लगाकर, चाकू लगाकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने पार्टी में ले लिया। और ये समझ के कि लोग मोदी जी ने कुछ भी किया तो भी लोग जो है वो मोदी जी को भगवान का अवतार ही मानते हैं, तो मोदी जी ने किया होगा तो ठीक ही किया होगा, ये मानकर लोग चलेंगे। इस मुगालते में ये लोग रहे और जमीनी स्तर पर हवा जो पलट रही थी, हवा जो बदल रही थी, इसका इनको ध्यान ही नहीं। क्योंकि ये जैसे वो प्रशांत किशोर ने कहा ना कि जब हवा में एयरप्लेन में हम रहते हैं तब वो जो टर्बुलेंस है वो बहुत ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जब जमीन पर चलते हैं गाड़ी में तब नहीं महसूस होता। तो इसका मतलब ये है, उसका दूसरा अर्थ ये होता है कि मोदी जी हवा में उड़ रहे थे, उनके पैर जमीन पर नहीं थे। प्रशांत किशोर वो दूसरी बात नहीं कह रहा था, वो उसका जो सही मतलब है वो सही मतलब ये है कि जमीन पर चलना चाहिए था मोदी जी ने, वो हवा में उड़ रहे थे, इसलिए वो जो टर्बुलेंस महसूस हो रहा था वो उस वजह से महसूस हो रहा था। तो जमीन पर से चलिए, वो जमीन पर से नहीं चल रहे थे, इसलिए महाराष्ट्र में जो जमीनी स्तर पर जो चल रहा था वो उसका उनको पता ही नहीं चला। जो सबसे बड़ी जो बात महाराष्ट्र में हुई है वो है दलित वोट्स जो है वो संविधान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से सिविल सोसाइटी का एक मूवमेंट महाराष्ट्र में चला। महाराष्ट्र में एक निर्भय बनो कैंपेन चला, मैं भी उसका पार्ट था। नागपुर में निर्भय बनो का जो पब्लिक रैली था वो हमने एक फोरम लॉन्च किया था, उसका नाम था पीस, पीपल फॉर इक्वलिटी, एमिटी एंड कम्युनल इमेंसिपेशन। हमने उसका एक प्रोग्राम निर्भय बनो का नागपुर में ऑर्गेनाइज किया और तब तक का वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद फिर निर्भय बनो कैंपेन को जो लोगों का सपोर्ट मिला, सिविल सोसाइटी का एक मूवमेंट चला और दलित कम्युनिटी में ये संविधान का मुद्दा जो है उसने इतनी तूल पकड़ ली कि ये आखिर तक मतलब इनको समझ में ही नहीं आया। और अभी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, आज मैंने पेपर में कहीं पढ़ा कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर है संविधान वाला ये हमको ले डूबा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, हर जगह से उनको इस तरह के वाइब्स आ रहे, इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे संविधान। और मैं ये बात भी बार बार कहता था
कि संविधान का जो मुद्दा है उसका अंडरकरंट है, और वो अंडरकरंट दलित, SC ST, लोअर ओबीसीज और मुस्लिम्स, इनमें इतना स्ट्रांग है कि ये जो बीजेपी का लाभार्थी एडवांटेज है, ये सारे लाभार्थी के सेक्शन ज्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम्स और गरीब तबके के जो ओबीसी है वो है, उनमें संविधान का जो मुद्दा है वो इतना चला है कि वो लाभार्थी पॉलिटिक्स बीजेपी का कैंसिल आउट हो गया। बीजेपी का जो लाभार्थी एडवांटेज है वो संविधान के मुद्दे पर इन सारे सेक्शंस में कैंसिल आउट हो गया, इसलिए बीजेपी को उसका फायदा नहीं हुआ। तो ये बीजेपी की जो विक्ट्री है, जो भी विक्ट्री है, वो इसको विक्ट्री अगर कहेंगे तो ये तो हार ही है, और मोदी जी भी वाराणसी जीते नहीं, वो हार ही है, मैं उसको हार ही मानता हूँ। क्योंकि देखिए, और एक मैं बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मध्य प्रदेश का जो बीजेपी का मॉडल है, इस बात पर कोई कभी बीजेपी में चर्चा नहीं होती, ना आरएसएस में होती है। मध्य प्रदेश का जो बीजेपी का मॉडल है, मध्य प्रदेश देश की शायद पहली हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। गुजरात तो बहुत बाद में शुरू हुई, पहले हिंदुत्व का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश हुआ, और वहां से फिर मध्य प्रदेश में जो बीजेपी बड़ी है वो कोई कम्युनल राइट्स करके नहीं बढ़ी है, वहां उनका हिंदुत्व चला है, लेकिन उस तरह की बात वहां पर नहीं हुई जिस तरह की बात गुजरात में मोदी जी के चलते हुई थी, मोदी जी के रहते हुई थी। मोदी जी ने अपना वहां पर जो हिंदुत्व बढ़ाया, हिंदुत्व की लेबोरेटरी, तो वो रायट्स वायट्स जो वहां पर हुए उसके चलते उनका हिंदुत्व वहां पर बड़ा पला है। एमपी में वो नहीं हुआ है, और एमपी में उनसे बहुत पहले से हिंदुत्व है, उसके बहुत पहले से है। और जिन लोगों ने हिंदुत्व को वहां पर उसका बीजारोपण किया मध्य प्रदेश में, वो लोग अभी उसमें से बहुत सारे लोग नहीं है वो, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ये तो मोदी जी से पहले से वहां पर है। और शिवराज सिंह चौहान जिस समय मोदी जी एक कम्युनल एजेंडा लेके गुजरात में काम कर रहे थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान एक रिलेटिवली बहुत ज्यादा नॉन कम्युनल एजेंडे के साथ, हिंदू तो भले ही था वहां पर, आरएसएस भले ही था, लेकिन वो उस तरह के रायट्स और इस तरह के झमेले में नहीं पड़े। फिर भी वो बीजेपी को बार बार मध्य प्रदेश से चुनवा के लाने में सक्सेसफुल रहे। तो ये जो हिंदुत्व का मॉडल है, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट, ये जो मॉडल है, ये मॉडल को बीजेपी में कोई तवज्जो ही नहीं देगी, और मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसको बहुत ज्यादा आरएसएस ने भी तवज्जो दी और बीजेपी ने भी दी। आज शिवराज सिंह चौहान जो है 8.2 लाख वोटों से जीते हैं। आप कंपेयर कीजिए मोदी जी की विक्ट्री और शिवराज सिंह चौहान की विक्ट्री, उनको अलग थलग कर दिया भाई। जिन्होंने अपने बलबूते पे बिना मोदी फैक्टर के 3 बार मध्य प्रदेश पे बीजेपी की सरकार लाई, उनको आपने बाजू कर दिया। तो कुल मिला के बाहर के लोगों को भी दुश्मन और अंदर के लोगों को भी दुश्मन मानकर जिस तरह से इन्होंने अपनी राजनीति की है, ये इस राजनीति का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आम जनता जो बेरोजगारी, महंगाई तो थी ही, लोगों को आपने उससे तकलीफ दी, और आप संविधान की भी बात, अच्छा संविधान का ठिकरा ये अपोजिशन पे फोड़ रहे भाई, आप ही के लोग कह रहे हैं। वो लल्लू सिंह जो अयोध्या में हारा है, उसके जो 2-3 कारण है हारने के, उसमें एक कारण ये है, वो बोल रहा था कि हमको 400 सीटें संविधान को बदलने के लिए चाहिए। और दूसरी बात है, अयोध्या में जिस तरह से गरीब लोगों के घर तोड़े गए मंदिर बांधने के लिए, वो भी इसका मतलब स्पष्ट है। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, वो ये है कि राम मंदिर और हिंदू धर्म और हिंदुत्व वगैरह सब ठीक है, लेकिन जब पेट का सवाल आता है, जब रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल आता है, तो उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उसकी महत्ता, उसका महत्व ज्यादा है। राम मंदिर वगैरह हमको मान्य है, कबूल है, लोगों ने एक हद तक राम मंदिर और हिंदुत्व को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका भूत जो है वो लोगों के सर से उतर गया जब रोजमर्रा की जिंदगी के प्रश्न उनको सताने लगे। और वो अयोध्या में उसका जो एक सिंबॉलिक विक्ट्री हुआ, मुझे आप बताइए कि वो जो ब्रिजभूषण चरण सिंह है उसका बेटा या जीता या हारा वहां पर, मुझे आइडिया नहीं है, आपको पता है? हार गया। वो हार गया। वो सिंबॉलिक, वो एक मैसेज जा रहा है, दानिश अली जीते या हारे? दानिश अली हार गए शायद, मुझे लगता है वो पहले एक जगह हार रहे थे, पता बाद में मुझे पता नहीं है, मैं 1 मिनट में देख के मैं चाहता था कि वो जीते वहां से, ताकि वो मैसेज जाए पार्लियामेंट में कि जिसको गंदी गंदी गालियां दी उस आदमी ने, वो तो नहीं है अभी, उसको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, वो आदमी
वापस पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, इस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए था। अगर वो जीते हैं तो पता नहीं मुझे। तो इस तरह से बहुत सारी सिंबॉलिक बातें भी हुई है। दानिश अली हार गए हैं, बहुत हार ज्यादा गए। नहीं, लेकिन मुश्किल से 25-26 हजार वोटों से हारे हैं वो। और अच्छा, केसरगंज से वो तो ठीक है। हारा है, वो तो पता है मुझे, वो तो हारा है वो मुझे केसरगंज जिंदगी से में जो पहली बार ऐसा लगा, पहली बार ऐसी मेरी इच्छा हुई कि ये जो अपने असदुद्दीन ओवैसी है वो जीतने नहीं सर, चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, मतलब खबर बता रहा हूँ, पहले केसर के करण सिंह भी जीत गया सर, वो भी जीत गया सर, पहले हार रहा था वो जीत गया, वो भी सर, ब्रजभूषण वो भी जीत गवर्नर। गया। हाँ, वो भी जीत चलो गया सर। ठीक है, वो बुरा हुआ, लेकिन वो वर्मा जी हार गए, वो खेरी से, वो अच्छा हुआ। टेनी और वो मिश्रा, टेनी मिश्रा, हाँ, अजय टेनी मिश्रा मिश्रा हारा है। मिश्रा 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 जी हारे। और जी, असदुद्दीन ओवैसी जीते, ये भी अच्छा हुआ। पहली 3 बार लाख मुझे से लगा जीते कि हैं, वो अच्छा हुआ। 3 लाख से जीते हैं। जी, चलिए ठीक है। ठीक है। दूसरे जी दूसरे चक्र